नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के छात्र जिनका अभी पेपर बचा हुआ है और सीबीएसई बोर्ड का, और वो अभी जुलाई के महीने में होने वाला है, उनके लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे कि वे अच्छे नंबर ला सकें। कई बार बच्चे तैयारी तो बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन किसी कारणवश वे ठीक तरह से पेपर को हल नहीं कर पाते और अंक कम रह जाते हैं। तो इस पर चर्चा करते हैं कि प्रश्न पत्र कैसे हल करें। कुल अंक 80 हैं। 80 अंक के इसमें से 13 प्रश्न आएंगे। 13 प्रश्न, इनमें पहला प्रश्न होता है अपठित गद्यांश और 11 नंबर का होता है। तो प्रत्येक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब होता है कि आप अपने आप ही अपने अंक कम कर देते हैं। यदि आपने उस प्रश्न में कुछ भी लिखा है, उस प्रश्न से संबंधित या उस पाठ से संबंधित आपने कुछ लिख दिया है, तो हो सकता है कि जो आपने लिखा है वो सही लिखा हो, तो उसमें आपको अंक मिलने की गुंजाइश होती है। लेकिन यदि आपने खाली छोड़ दिया, प्रश्न को बिना हल किए ही छोड़ दिया, इसका मतलब है कि आपने अपने नंबर खुद काट दिए। तो पहला प्रश्न है अपठित गद्यांश, 11 अंक का है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अपठित गद्यांश में काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन इसको हल करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि गद्यांश को पहले एक बार पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए, प्रश्नों को पढ़ने के बाद एक बार गद्यांश को फिर से पढ़िए, तो गद्यांश आपको ठीक तरह से समझ में आ जाएगा। अब बारी आती है प्रश्नों की कि उनके प्रश्नों को कैसे हल करें। गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, कुछ प्रश्नों के 2 भाग होते हैं। जैसे प्रश्न नंबर क, उसमें 2 प्रश्न दे दिए हैं। एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न मिला दिए हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि उस प्रश्न से मिलती जुलती 3-4 लाइनों को कॉपी में उतार देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। उसमें अंक पूरे नहीं मिलते हैं। प्रश्न को पहले ठीक तरह से समझें कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, फिर गद्यांश में से छांटें कि जिन पंक्तियों में उसका उत्तर है उनमें से उत्तर बनाकर लिखा कैसे जाए। तो प्रश्न से उत्तर की शुरुआत करनी है। जैसे एक प्रश्न में बोल रहा हूं, आप उसमें पता लगाना कि प्रश्न में कितने हिस्से हैं। हमारी पसंद का विषय क्या नहीं है और क्यों। ये मैंने एक गद्यांश में से ही लिया है। हमारी पसंद का विषय क्या नहीं है और क्यों। अब बच्चे क्या करते हैं कि इससे मिलते हमारी पसंद का विषय जहाँ लिखा मिल जाएगा उसी से संबंधित 2-3 लाइनों को ऐसे उतार देते हैं, जबकि प्रश्न का उत्तर लिखना कैसे है। हमारी पसंद का विषय, अब क्या की जगह हम उत्तर लिखेंगे, जो उसमें उत्तर है उसको छांट करके हमारी पसंद का विषय यह नहीं है, फिर क्यों का जवाब देंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब क्यों से दूसरा प्रश्न है, तो क्यों का जवाब देंगे, क्योंकि, फिर उससे आगे जो उसका उत्तर है। तो इस तरह से यदि प्रश्न में 2 भाग हैं तो दोनों भागों के उत्तर देना अनिवार्य है। नहीं तो जैसे प्रश्न 2 नंबर का आएगा तो 2 नंबर में से आपको पूरा नंबर नहीं मिलेंगे। प्रश्न से जोड़ते हुए उत्तर लिखना है। अब बात आती है प्रश्न नंबर 2, अपठित काव्यांश। ये भी बिल्कुल इसी तरह से है। अपठित काव्यांश में सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि प्रश्न से संबंधित पंक्तियों को ज्यों के त्यों उतार देते हैं, जबकि पंक्तियों को ज्यों के त्यों उतारने में अंक नहीं मिलते हैं। आपको पहले काव्यांश को ठीक तरह से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें और उस काव्यांश का सरलार्थ अपने मन ही मन कर लें।
जब आप सरलार्थ कर लेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। जब आप किसी प्रश्न का उत्तर देंगे तो आप उन पंक्तियों को नहीं उतारेंगे, उन पंक्तियों का सरलार्थ करेंगे, फिर प्रश्न को जोड़ते हुए उत्तर बनाएंगे। जैसे एक प्रश्न का उदाहरण मैं आपको यहां दे रहा हूं। कवि चिड़िया के बारे में क्या कहता है। अब चिड़िया से संबंधित जो पंक्तियां हैं उसमें उसके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, आप उन पंक्तियों को ना उतारें, उन पंक्तियों में से छांटें क्या क्या कहा जा रहा है, उसे अपने शब्दों में सरल अर्थों में उसे उसका अनुवाद करें और उसके बाद उत्तर मिला करके लिखें कि कविता में चिड़िया के बारे में यह कहा जा रहा है। तब आपका उत्तर माना जाएगा कि आपने ठीक तरह से लिखा है। अपठित काव्यांश 5 अंक का आएगा। अपठित गद्यांश और काव्यांश ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और इनके लिए ज़रूरी है कि आप घर पर कम से कम 5 गद्यांश और 5 काव्यांश इनका अभ्यास करें खूब अच्छी तरह से। इनमें यदि आपने अच्छे नंबर ले लिए तो आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है रचनात्मक लेखन का। रचनात्मक लेखन, इसमें पहले जो निबंध आते थे उन निबंध की जगह रचनात्मक लेखन कर दिया गया है। रचनात्मक लेखन ठीक निबंध की तरह ही लिखा जाएगा, लेकिन इसमें निबंध से आकार कम होगा। आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे घर से विद्यालय तक का सफ़र, अभी टॉपिक दे दिया तो आपको इस विषय पर 100 से 150 शब्दों में कुछ लिखना है। तो आप ध्यान रखें कि रचनात्मक लेखन लिखते समय आप मात्राओं की गलतियां ना करें। मात्राओं की गलतियों के भी इसमें अंक काटे जाते हैं। विषय का ध्यान रखें कि आप जिस विषय पर लिख रहे हैं उसी विषय से संबंधित लिखें। ऐसा ना करें कि आप उसमें ऊल जरूल कुछ और बातें जोड़ते जाएं। रचनात्मक लेखन लिखने से पहले आप मन ही मन 5 मिनट उसके बारे में सोच लें कि आपको लिखना क्या है। इससे आपकी अशुद्धियां होने और वाक्य जो जिनमें एक क्रमबद्धता होती है वो क्रमबद्धता बनी रहेगी, लिखने का एक ढंग आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 5 नंबर का प्रश्न हल होता है। इस प्रश्न को आप खाली बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि आप इसमें यदि 4-5 पंक्तियां 6 पंक्तियां जितनी भी आपसे बन पड़ती हैं उतना लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ अंक जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न आता है चौथा, पत्र का। पत्र भी 5 नंबर का आता है। पत्र के भी 3 हिस्से होते हैं। पत्र का नमूना यानी पत्र के लिखने का तरीका, पत्र की विषय वस्तु और अशुद्धियां, 3 भागों में इसके 5 नंबर बटे होते हैं। यदि आपने पत्र लिखने का तरीका ठीक लिखा है, जैसे सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, फिर उसके नीचे उसका कार्यालय का नाम, विषय, फिर श्रीमान, तो आपको अंक ठीक तरह से मिल जाएंगे। इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप घर पर कई पत्र लिख लिख कर देखें। और महत्वपूर्ण होता है कि इसमें समाचार के संपादक को पत्र, किसी कार्यालय के अधिकारी को पत्र, इन विषयों पर अधिकतर पत्र आते हैं। तो आप इस तरह के 5-5, 7-7 प्रश्नों का अभ्यास कर लें। गलतियों का ध्यान रखना ही है। 1 अंक आपका गलतियों का होगा। यदि आपने गलतियां अधिक की हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। तो आप गलतियां नहीं करेंगे तो आप इन 5 नंबर में से पूरे के पूरे 5 नंबर आप ला सकते हैं। विषय वस्तु को इसमें बड़ी गंभीरता से लिखें। जिस विषय पर कहा जा रहा है उस विषय पर ध्यान से लिखें। अगला प्रश्न है 5वां, पत्रकारिता से संबंधित। इसमें 1-1 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, 1-1, 2-2 लाइन के। तो आप अपनी पुस्तक में से, या आपके पास कोई सहायक पुस्तक है या फिर कोई गाइड है, तो आप उसमें से इन प्रश्नों को याद कर सकते हैं। 1-1, 2-2 लाइन के तो आपको आसानी से याद हो जाते हैं। इनमें आप ठीक अंक ला सकते हैं। छठा प्रश्न भी पत्रकारिता से संबंधित होता है, लेकिन ये बड़ा होता है। ये 5 नंबर का होता है। इसमें नाटक, फीचर, समाचार, कहानी लेखन, इनसे संबंधित एक बड़े प्रश्न का उत्तर लिया जाता है।
तो यदि आपने इसकी तैयारी अच्छी की है तो आप इसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो आपको नाटक, फीचर, समाचार और कहानी, इन चारों जो टॉपिक्स हैं इनका ठीक तरह से अध्ययन करना है। 7वां प्रश्न है सप्रसंग व्याख्या काव्यांश। यह 8 नंबर की आएगी। सप्रसंग व्याख्या अंक लेने का बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जिस तरह से निबंध में अंक आते हैं या अपठित गद्यांश में अंक आते हैं, ठीक उसी तरह से सप्रसंग व्याख्या में भी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। यह काव्यांश सप्रसंग व्याख्या के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक से ही होगा। और सप्रसंग व्याख्या के जो बिंदु होते हैं, यदि आपने वो बिंदु क्रमबद्ध तरीके से लिखे हैं तो ये मान लीजिए कि आपके नंबर ठीक आ जाएंगे। यदि आपने 500 बिंदु लिख दिए तो केवल बिंदु लिखे हैं और उनमें आपने एक एक दो दो पंक्तियाँ लिख दी हैं, तब भी आपको अंक ठीक मिल जाएंगे। सप्रसंग व्याख्या में 5 बिंदु होते हैं। पहला होता है संकेत स्थल, कि काव्यांश कहाँ से कहाँ तक है, उसके शुरू के 1-2 शब्द और अंत के 1-2 शब्द होते हैं। दूसरा होता है संदर्भ, कि वो किस पाठ्य पुस्तक से है और किस पाठ से है, उसके कवि कौन है। तीसरा बिंदु होता है प्रसंग, कि उस काव्यांश से पहले कवि ने इस कविता में क्या बताया है। यदि कविता का शुरुआती हिस्सा है तो कविता की कोई ना कोई भूमिका होती है जिससे वह संबंधित होता है, तो उसके बारे में लिखेंगे, वो प्रसंग होता है। व्याख्या, आप उस काव्यांश से संबंधित उस काव्यांश का अनुवाद करेंगे, उसकी भाव व्याख्या करेंगे। 5वां बिंदु होता है विशेष, उसमें काव्य सुंदर लिखते हैं, भाव लिखते हैं, उसमें छंद, अलंकार, भाषा, काव्य शैली, इन सब बातों को उसमें लिखा जाता है। इस सप्रसंग व्याख्या का हमने एक अलग से वीडियो भी YouTube चैनल पर अपने पर डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं और ठीक तरह से सप्रसंग व्याख्या करना सीख सकते हैं। तो ये सप्रसंग व्याख्या की प्रैक्टिस जरूर करें, अभ्यास जरूर करें, क्योंकि इसमें नंबर बहुत अच्छे आते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर पाठ का अर्थ याद करें। यदि आपने पाठों का अर्थ याद नहीं किया है तो आपके नंबर कटेंगे, आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कौन सा पाठ किस कवि का है और उसमें क्या बताया गया है। तो सभी पाठों का अर्थ आपको याद होना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, इसमें 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, कुल अंक 4। ये भी आपके अंतरा भाग 2 से ही आएंगे, लगभग 2, 3, 4 लाइन के होते हैं। तो आप इन्हें जैसे आपने याद किए उस हिसाब से आप इनको लिख सकते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि प्रश्न में कहीं 2 भाग या 3 भाग तो नहीं है। यदि 2-3 भाग प्रश्न के किए हुए हैं और एक ही प्रश्न में मिले हुए हैं तो आपको हर प्रश्न के हर भाग का उत्तर देना है। प्रश्नों का उत्तर लिखते समय बच्चे क्या करते हैं कि शब्दों को ज़्यादा दूर लिखते हैं और एक लाइन लिख दी, उसके नीचे फिर एक लाइन छोड़ देते हैं, फिर उसी उत्तर की एक लाइन अगली लाइन लिखते हैं। तो आपको इस तरह से लाइन बीच में नहीं छोड़नी है। बीच में लाइन केवल आप तभी छोड़ेंगे जब आप एक प्रश्न से दूसरे प्रश्न पर जा रहे हैं। जैसे आपने 8वें प्रश्न का पहला प्रश्न कर लिया, उसके बाद इसमें आप 2 लाइन छोड़ सकते हैं, फिर अगला प्रश्न हल कर सकते हैं। सभी प्रश्नों में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही प्रश्न में निबंध लिख रहे हैं या पत्र लिख रहे हैं, उसी में आप बीच में प्रश्न, उसमें आप लाइन छोड़ते जा रहे हैं। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं कि बीच में केवल 4-4, 5-5 शब्द लिखते जाते हैं, दूर लिखते हैं और पेज कहीं भर देते हैं। तो उसको भरने में कोई फ़ायदा नहीं है, उसमें अंक ज़्यादा नहीं मिलते हैं। इससे तो ज़्यादा जो एग्जामिनर है, कॉपी जो आपकी चेक करता है, वो परेशान हो जाता है, तो आपके नंबर और कट जाते हैं। तो आप व्यवस्थित तरीके से लिखें, हर लाइन में शब्द के बीच में पर्याप्त गैप रखें, इतना रखें कि वो ज़्यादा दूर ना लगे, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 अक्षर या 2 अक्षर का गैप रखें, इससे ज़्यादा नहीं, और बीच में लाइन न छोड़ें। अगला प्रश्न है 9वां, काव्य सौंदर्य का। इसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा, यानी अथवा में आएंगे 2, और आपको उनमें से एक करना है। तो काव्य सौंदर्य के 2 पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। आपको ये दोनों जरूर लिखने हैं। यदि आपने दोनों पक्षों को अलग अलग नहीं लिखा तो आपको नंबर पूरे नहीं लिखेंगे। भाव पक्ष में उस काव्यांश के बारे में पंक्तियों के बारे में बताया जाता है कि उसमें क्या कहा गया है, उसका भाव क्या है, उसका भावार्थ क्या है। और कला पक्ष में कौन सी भाषा है, कवि कौन है, कविता कौन सी है, उसमें अलंकार कौन सा है, उसमें और सौंदर्य क्या क्या है,
उसमें काव्य शैली कैसी है, कठिन शब्द हैं, क्लिष्ट शब्द हैं, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है, इस तरह की चीज़ें आपको उसमें लिखनी होती हैं। आपको दो में से केवल एक करना है, प्रश्न को ठीक से ध्यान से पढ़ें, दो में से केवल एक करना है। अगला प्रश्न है 10वां, सप्रसंग व्याख्या गद्यांश 5 नंबर की। ऊपर काव्यांश की व्याख्या थी, यहाँ गद्यांश की व्याख्या है 5 नंबर की है। गद्यांश की व्याख्या काव्यांश की व्याख्या से आसान होती है, क्योंकि काव्यांश में आपको उसका अर्थ भी करना होता है व्याख्या में। गद्यांश में यदि आपको उसका अर्थ, यदि आपको उसको बढ़ा चढ़ा के आप उसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक तरह से व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो गद्यांश को भी आप थोड़ा बहुत उसमें बदलाव करके उसको उतार देते हैं तो भी व्याख्या मान ली जाती है। लेकिन बिंदु इसके भी वही 5 हैं। संदर्भ, पहला संकेत स्थल, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष, इसको भी ठीक उसी तरह से करना है। 11वां प्रश्न है, 11वें प्रश्न में आपके 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, कुल अंक 6 होंगे। ये भी आपकी अंतरा भाग 2 से ही होंगे, थोड़े बड़े होंगे उत्तर, तो इसलिए प्रश्न को ठीक तरह से समझ करके ही पूरा उत्तर लिखें। ऐसा ना करें कि प्रश्न का एक का उत्तर यहाँ लिख दिया और उस एक प्रश्न में से जो दूसरा उत्तर है उसको आप दूसरे पेज पर या तीसरे पेज पर जाकर के लिख रहे हैं। उससे क्या है कि एक बार जब कॉपी चेक की जाती है तो उसमें नंबर दे देते हैं, नंबर कट जाता है। दूसरी बार जब वो अगली जगह जाकर के मिलता है तो उसमें थोड़ी दिक्कत होती है। तो आप कोशिश करें कि एक प्रश्न के यदि एक प्रश्न में कोई 2 या 3 या 4 भाग प्रश्न है तो उनको आप एक ही जगह लिखें, उनको अलग अलग ना लिखें। 12वां प्रश्न है जीवन परिचय का। जीवन परिचय 5 नंबर का आएगा। इसमें कई बार अथवा में आता है, जैसे जयशंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय उनकी काव्यगत विशेषताओं सहित लिखिए। फिर उसमें एक अथवा और दे देते हैं, फिर 2 लेखकों के नाम और दे देते हैं, यानी कुल 4 में से आपको किसी एक का करना है। हो सकता है दो ही आए, लेकिन हो सकता है 4 भी आ जाएं, क्योंकि 11वीं कक्षा की जो परीक्षा हुई थी उसमें 4 आए थे और 4 में से केवल एक करना था। तो इसमें आपको क्या क्या बताना है जीवन परिचय में, उस कवि का पहले आप ये देख लीजिए, उस कवि का नाम जो दिया हुआ है वो बिल्कुल शुद्ध आना चाहिए। ऐसा ना करें आप प्रश्न में से उसको देख रहे हैं और फिर भी आप उनके नाम को गलत लिख दें। तो सबसे पहले उनके नाम को ठीक तरह से लिखें, उनका जन्म का समय, जन्म कब हुआ, जन्म का स्थान, उनके माता पिता का नाम, उनकी शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने क्या काम किया और कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी। कोई विशेष कार्य उन्होंने किए हैं तो वो आपको उसमें बताने हैं। इसी में काव्यगत विशेषताएं यदि लिखा हुआ है तो काव्यगत विशेषताओं में आप बताएंगे कि जो आप किताब में पढ़ते हैं तो उस हर पाठ परिचय में उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखी हुई होती हैं, तो आप उनमें से 3-4 लाइन ज़रूर लिखें और ये आपको याद करनी है। क्योंकि काव्यगत विशेषताएं कि उनकी वो ब्रज भाषा में लिखते थे या खड़ी बोली में लिखते थे, उनके शब्द तत्सम होते थे कि तद्भव होते थे, अलंकार कैसे होते थे, तो आप ये चीज़ें उसमें ज़रूर बताएं। 13वां प्रश्न आता है अंतराल से। अंतराल में से 4-4 नंबर के 3 प्रश्न हल करने होते हैं, यानी कुल 5 प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न बड़े होते हैं, विचारों पर आधारित होते हैं, यानी कि किताब में से सीधे सीधे प्रश्न के उत्तर आप नहीं बना पाएंगे, आपको उसमें अपने विचार भी मिलाने पड़ेंगे। किसी सामाजिक संदर्भ को लिए हुए होते हैं और आपको उस पाठ से मिलाते हुए अपने विचार लिखने होते हैं। तो इनमें लिखते समय आप ध्यान रखेंगे कि आप सकारात्मक विचार लिखें, यानी कि किसी भी प्रश्न में यदि आपसे अपने विचार मांगे जाते हैं, पूछा जाता है, तो आप उसमें नकारात्मक विचार नहीं लिखें, सकारात्मक विचार ही लिखें। अभी 13 प्रश्न है, लेकिन सबके लिए ज़रूरी है कि आप घर पर बहुत अच्छी तैयारी करें। आपके पास किताब हैं, सहायक पुस्तक हैं, गाइड हैं और आप ऑनलाइन वीडियोस देखकर भी आप तमाम तरह की तैयारियां करते हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप निश्चित टाइम टेबल बना लें अपना, कि मुझे आज इतने घंटे इस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है।
जो 13 प्रश्न मैंने बताए हैं, आप इनमें से अभी आपके कई दिन बाकी हैं, तो आप कम से कम 3-4 ऐसे ही सैंपल पेपर बना करके घर पर ही और उनका अभ्यास करें। उन्हें लिख लिख कर देखें। लिखने की गति तेज रखें। लिखने की गति यदि धीमी हो गई आपकी, तो आप पेपर पूरा अटेंड नहीं कर पाएंगे। और लिखने में सुंदरता का ध्यान रखें कि जितना आप सुंदर लिखेंगे, कॉपी जांच करने वाले अध्यापक पर, परीक्षक पर उतना ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, नंबर उतने ही अच्छे मिलते हैं। हालांकि अच्छी लिखाई के ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पढ़ने में आसानी होती है, तो वो उत्तर को ठीक तरह से समझ पाते हैं और आपको नंबर भी अच्छे देते हैं। तो ये कुछ बातें थी प्रश्न पत्र हल करने के संबंध में। तो आप खूब तैयारी करें, गाइड से, पुस्तक से, ऑनलाइन वीडियो से, और अच्छे अंक लेकर के पास हो। धन्यवाद।